तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पाइरोगायरा में होता है फ्रैगमेंटेशन, सो इन प्लेनेरिया कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? रीजनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? रीजेनरेशन। नेक्स्ट क्या बोला है? डीएनए फिंटरिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज मेनली यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? ट्रू। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोग फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं। फिर राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विनेगर। CH3COOH क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3, थ्री नीचे लिखना, ठीक है? तो देखो, CH3 छोटा आएगा, सब्सक्रिप्ट में आएगा, नीचे आएगा। CH3COOH। ठीक है। Which molecules are necessary for the formation of plasma membrane? Fat molecules. Fat, fatty acids and alcohol. Sorry, खाली लिखो फैट सेल्स। फिर क्या आएगा? While performing exercise we feel tired। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हमारा हो गया है। ठीक है। While performing the exercise we feel tired का मतलब क्या था? आपको क्या आंसर लिख के आना है कि देखो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो देखो, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन, प्लेनेरिया का क्या होता है? रीजनरेशन। क्वेश्चन आंसर रॉन्ग लिखा है इसमें, रीजनरेशन, मैंने जनरेशन लिख दिया है इसका गलती से, सॉरी। रीजनरेशन। ठीक है। फिर आएगा ये फैट सेल्स। आगे, while performing this exercise we feel tired। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये तीनों क्वेश्चन हमारा प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुका है। ठीक है। सो आई विल हाईली रिक्वेस्ट कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस देख के आए, ताकि आप लोग को ये सबके क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी मिल जाएंगे। फिर क्या बोला है? डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, मैं आप लोग को आज फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप लोग आराम से लिख लोगे। ठीक है। सो मैंने फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। ठीक है। सो cellular respirations occur among the living organisms by two methods. Those two methods are aerobic respiration, oxygen is involved, and anaerobic respiration, oxygen is not involved. In aerobic respiration, glucose is oxidized in three steps. देखो क्या होता है, हमारे बॉडी में दो लेवल का रेस्पिरेशन होता है। एक होता है बॉडी लेवल रेस्पिरेशन, एक होता है सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन वर्ड का आप लोग मतलब क्या समझेंगे? हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं बोलते हम लोग, हमारी बॉडी में एयर आ रहा है। एयर में से हमारी बॉडी क्या लेती है? उसमें से ऑक्सीजन लेती है। हमारी बॉडी उसको कार्बन डाइऑक्साइड वापस करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला एयर हमारे बॉडी से बाहर जाता है। तो जो लंग्स के बीच में, नोज और एनवायरमेंट के बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉडी लेवल रेस्पिरेशन। लेकिन आपका जो ब्लड है वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। ऑक्सीजन कैरी करने के बाद में वो हर सेल तक पहुंचता है। हर सेल क्या करती है? ऑक्सीजन को टेकअप करती है। उसके अंदर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करती है? ब्लड के पास वापस दे देती है। ब्लड फिर से लंग्स में आता है, लंग्स के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के बाहर जाता है। ठीक है। सो जो एक्सचेंज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन। क्योंकि वो कहाँ पे हो रहा है? हमारे सेल में हो रहा है। तो देखो, इसके भी दो टाइप है, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एरोबिक के अंदर क्या होता है ना, ऑक्सीजन वहां पर इन्वॉल्व नहीं होता है।
और एक क्या होता है एरोबिक, जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है। ठीक है। अब हमारे हमने एक और चीज पढ़ी थी, ग्लूकोज। हमारे बॉडी के अंदर जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड खा सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग खाते हैं तो हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। वो ग्लूकोज जो है वो आपके हर सेल के पास जाता है। हर सेल के पास जाने के बाद में उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ने क्या बोला है, रेस्पिरेशन। क्योंकि जब आपका ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बन जाएगी तो लास्ट में बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है आप लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को लिख के दिखाती हूँ। ग्लूकोज प्लस सॉरी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रॉपर रेस्पिरेशन का प्रोसेस दिख रहा है कि यहाँ पे हमने क्या लिया, हमने ऑक्सीजन लिया, हमने क्या दिया, हमने कार्बन डाइऑक्साइड दिया। तो क्या ये एक टाइप का रेस्पिरेशन नहीं हुआ, ये भी एक टाइप का रेस्पिरेशन हुआ है। लेकिन ये हो कहाँ रहा है, इट इज हैपनिंग इनसाइड द सेल। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल्यूलर लेवल रेस्पिरेशन इनसाइड द सेल। ठीक है। आपको डिफरेंसेस क्या लिख के आना है, और एक और आप लोग को सिखा देती हूँ मैं, एनारोबिक का सिखा देती हूँ, देखो। Some organisms cannot live in the presence of oxygen. For example, many bacteria. Such living organisms have to perform anaerobic respiration for energy production. Glycolysis and fermentation are the two steps of anaerobic respiration. आप लोगों को मैं बताती हूँ आपको क्या लिख के आना एग्जाम में, देखो। पहले तो लिखोगे happens in, एक सेकेंड। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होता है। पहला पॉइंट तो आप लोग ये लिखोगे। आप लोग क्या लिखोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। पहला पॉइंट आप लोग ने वो लिख दिया। फिर क्या लिखोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज होता है। कितने स्टेप में होता है, 3 स्टेप में। एक सेकेंड, इसको इरेज कर देती हूँ। तो in aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. Or in anaerobic respiration, glucose is oxidized in 2 steps. Glycolysis, first step, fermentation, second step. ठीक है। और यहाँ पे देखो आप लोग को एक और डिफरेंस बता देती हूँ मैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। तो एक और वर्ड क्या आ गया, इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। ठीक है। उसके बाद क्या, इसके बाद में हम लोग क्या एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन नहीं होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फर्मेंटेशन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। यहाँ पे क्या बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है, एल्कोहल बनता है और एनर्जी बनती है। ठीक है। तो वहां पे क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। कहाँ पे बन रहा है ये, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी बनती है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, और हम लोग को बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑर्गेनिक एसिड्स और एल्कोहल मिलता है, जो हम लोग को एरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं मिलता है। इज इट क्लियर। सो आपको पॉइंट्स डिफरेंस जो है वो क्लियर हो रहा है। मैं आप लोग को ना ये चार्ट फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो। ग्लूकोज
ये आप लोग को चार्ट दिया है एरोबिक का, ये आप लोग को दिया है एनारोबिक का। एम आई क्लियर? मेरे यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। ये दिया है एरोबिक रेस्पिरेशन का, ये दिया है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। सो पहले ना मैं आप लोग को, अरे यार दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, सो पहले मैं आप लोग को ना ये वाला एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरा यहाँ पे जहाँ पे रेड लाइट है वहां पे ध्यान दो। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स पहले तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। वहां पे क्या बनता है? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और सम एनर्जी। पायरुविक एसिड क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ पे जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। वहां पे क्या होती है? क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में सारी इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी NADH2 FADH जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होता है, ATP में कन्वर्ट होती है। उससे क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। देखो यहाँ पे ना आप लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दिखेगा क्या? यहाँ पे आप लोग को नहीं दिखेगा, इस वाले प्रोसेस के अंदर नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट? इससे क्या बन रहा है? एल्कोहल। यहाँ पे बन रहा है लैक्टिक एसिड और अदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। लेकिन यहाँ पे कोई भी एसिड नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई भी एल्कोहल नहीं बन रहा एज अ बाय प्रोडक्ट। देखो, ये पूरा प्रोसेस करने का मेन मोटिव क्या था? हमको चाहिए थी एनर्जी, लेकिन एनर्जी के अलावा हमको क्या क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलेंगे। लेकिन इस केस के अंदर क्या होता है? इस केस में आप लोग को CO2 और H2O एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता है, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? एल्कोहल मिलता है, या तो लैक्टिक एसिड मिलता है, या तो डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन मिलते हैं जो यहाँ पे नहीं मिलते। ये भी आप लोग आपके डिफरेंस के बीच में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एनारोबिक रिप्रोडक्शन, सॉरी, एनारोबिक रेस्पिरेशन से कैसे ये पूरा प्रोसेस होगा, यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट समझ लेते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का पहला स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस, जो यहाँ पे भी होता था। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि ग्लाइकोलाइसिस ईस्ट में हो रही है या ह्यूमंस में हो रही है, इसको दो अलग चार्ट में डिवाइड किया है। अब पायरुविक एसिड का क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा इन ह्यूमंस, वो क्या बनाएंगे? लैक्टिक एसिड। इन ईस्ट वो क्या बनाएंगे? एल्कोहल। इसके लिए इसको डिवाइड किया है दो पार्ट। ठीक है, कि अगर ग्लाइकोलाइसिस ह्यूमंस में हो रही है तो क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। अगर ग्लाइकोलाइसिस पायरुविक, सॉरी, अगर ग्लाइकोलाइसिस ईस्ट में हो रही है तो क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा जो ग्लूकोज है, अगर वो ईस्ट में नहीं है या ह्यूमंस में नहीं हो रहा है ये प्रोसेस, अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, तो वहां पे विनेगर बन सकता है, वाइटामिन बन सकता है और कुछ और बन सकता है। तो यहाँ पे मैं तीन पार्ट फिर से रिवाइज करा देती हूँ। अगर ग्लाइकोलाइसिस ह्यूमंस में होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस ईस्ट में होगा तो एल्कोहल बनेगा। अगर ग्लाइकोलाइसिस किसी दूसरे माइक्रोब के अंदर हो रहा है जिसका नाम अब यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो यहाँ पे विनेगर बन सकता है और वाइटामिन बन सकता है। लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O नहीं बन रहा है। तो आपका मैंने ये वाला पॉइंट फिर से क्लियर कर दिया। अब आपको बता दूं, इस पेज में से आपको ये तीन साइंटिस्ट के नाम करने हैं, गुस्ताव एम्बेडेड, ओटो मेयरहॉफ एंड जैकब पार्विस। ये तीनों साइंटिस्ट किसमें इन्वॉल्व थे? ग्लाइकोलाइसिस का पूरा जो भी उन्होंने ढूंढा है, तो वो इन्होंने किया है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्या 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 स्टेप्स होते हैं, किसने डिस्कवर किया था? इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्कवर किया था। इसके लिए आप लोगों को ये तीन नाम याद रखने हैं आगे। और इसीलिए ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे भी बोलते हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस इज ऑल्सो नोन एज EMP पाथवे, एम्बेडेड मेयरहॉफ एंड पार्नस पाथवे। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाई ग्लाइकोलाइसिस इज कॉल्ड एज EMP पाथवे, तो आप लोग आंसर क्या दोगे? इट वाज डिस्कवर्ड बाय Gustav Embedded, Otto Meyerhoff, and Jacob Parnas, and therefore glycolysis is also called as EMP pathway. और else आपको क्या पूछ सकते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को
और किस नाम से बुलाते हैं? तो आप लोग क्या बोलोगे? एम्बेडेड मेयरहोफ एंड पार्नस पाथवे। ठीक है। और एक और चीज कि आपका जो क्रेब साइकिल है वो किसने ढूंढा था? सर हैंस क्रेब ने ढूंढा था। इनके नाम के ऊपर ही क्रेब साइकिल को रखा गया है, मतलब उसका नाम ऐसा रखा गया है। फिर क्या बोला है? द साइक्लिक रिएक्शंस ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वर डिस्कवर्ड बाय सर हैंस क्रेब। Hence, this cyclic process is also called as Krebs cycle। देखो क्रेब साइकिल के अंदर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत सारी रिएक्शंस होती है। ये आपको भी नहीं है, 11th में नहीं है, 12th में भी नहीं है। खाली क्या बोला है? क्रेब साइकिल के अंदर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड की बहुत साइकिल्स होती है। उसको हमें पता है और क्या क्या बोलते हैं? टीसीए साइकिल। क्या बोलते हैं? टीसीए साइकिल। टी सी, देखो टी यहां से लिया, सी यहां से लिया और ए यहां से लिया, तो हम लोग क्रेब साइकिल को टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। तो क्रेब साइकिल को क्रेब साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सर हैंस क्रेब ने दिया था। ठीक है। अभी इस पे और टाइम पास नहीं करेंगे, आगे का बड़े आगे का देखेंगे। आगे क्या बोला है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्रेड ग्रोव्स। आपको मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ जगह जो होती है ना, वहां पे ना ह्यूमन बाहर से कोई भी इंसान आके ना नहीं रह सकता है। ठीक है। यहाँ पे जो वो लोग होते हैं ना, जो वो वहां पे रहते हैं, जैसे कि आदिवासी टाइप ऑफ लोग, वो लोग ही वहां पे रहते हैं, वो लोग ही वहां के रिसोर्सेज को यूज करते हैं और वो लोग ही उस जगह का ख्याल रखते हैं। तो क्या होगा अगर हम लोग के इंडिया में है तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर सेक्रेड ग्रोव्स बढ़े, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाते और ना किसी को पहुंचाने देते हैं। इससे हमारा एनवायरनमेंट सेव हो सकता है। तो ये दिया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, सेक्रेड ग्रोव्स। चैप्टर नंबर 4, ले लो द पेज नंबर एज वेल। हाँ देखो, sacred groves, the forest conserved in the name of God and considered to be a sacred is called as sacred groves। तो आपको पहले ये डेफिनेशन लिख के आनी है कि कोई जगह, कोई फॉरेस्ट हमने किसी भगवान के नाम पे अलग से कर दिया, यहाँ पे कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाला। ठीक है। एंड आर considered to be sacred is called as sacred groves. These are, in fact, sanctuaries conserved by the society and not by the government forest department। और यहाँ पे गवर्नमेंट की चलती भी नहीं है। ठीक है। As it has been conserved in the name of God, it has special protection। मुझे बताओ ये क्या, ये एनवायरमेंट के लिए अच्छा है? यस। क्योंकि अब इस एनवायरमेंट की पेड़ पौधों को, इस एनवायरमेंट को कोई खराब नहीं करेगा। These cluster of thick these clusters of thick forests are present not only in the western Ghats of India but in the entire country. More than 13,000 sacred groves have been reported in India। आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे 13,000 तक की सेक्रेड ग्रोव्स हमारे इंडिया में रिपोर्ट कर दिए जा चुके हैं। तो आपको यही वाला पॉइंट आप लोग के आंसर के अंदर लिखना है। और एक बात, आप लोग का जो पेपर है अभी, सीधा मैं बोर्ड के पेपर्स को टेस्ट ले लूंगी अब, और कुछ नहीं करूंगी। खुद की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं दूंगी, आपका कोई क्वेश्चन नहीं लूंगी, कुछ नहीं करूंगी। सीधा मैं जो क्वेश्चन आप लोग को एक्सप्लेन किया है, जो पेपर आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया है, यही आप लोग का डायरेक्ट टेस्ट होगा। तो ये सबको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है। जो ये वीक टेस्ट होने के बाद में आगे जो भी टेस्ट होगा, आपका सिर्फ बोर्ड के पेपर का टेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टर्म मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके बारे में मैंने लेजिट प्रीवियस वीडियो में ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इसीलिए इसके बारे में मैं अभी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि ये टाइम वेस्ट होगा सिंपल। आगे क्या बोला है? हाउ इज Balanoglossus कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। आप लोग को पता है मैंने ये पॉइंट बार बार एम्फोसिस करवाया था एग्जाम पढ़ाने के टाइम पे कि ये क्वेश्चन में पूछते हैं, ये पेपर में पूछते हैं, तो क्यों आया Balanoglossus से कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। इसके बारे में मैं आप लोग को फिर से पढ़ा देती हूँ एक बार। मैं बता देती हूँ आप लोग को, यही मैं बता देती हूँ, और फिर आप लोग टेक्स्ट बुक खोल के भी देख सकते हो। ठीक है। सो देखो Balanoglossus के ना प्रोबोसिस रीजन में क्या होता है? नोटोकॉर्ड। ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो
कॉर्डेट्स में होता है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है। लेकिन बोलानोग्लोगस के प्रोबोसिस रीजन में क्यूकी नोटोकॉर्ड पाया गया था, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉर्डेट्स, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर नॉन कॉर्डेट्स, और ये वाला जो बुक में कहाँ पे लिखा है ये भी मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ। और उसके बाद में एक्सप्लेन Darwin's theory of natural selection, that also I will explain you right now only. ठीक है? But this won't go under. ठीक है? सो पहले मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ बेलाडोग्लोगस का। देखो, आपके बुक में ये देखो, यहाँ दिया है यहाँ पे। Through the viewpoint of evolution, Melanoglossus is considered as connecting link between chordates and non-chordates. These animals shows the character of both the groups as the proboscis region, ये proboscis region है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो ये क्या है उसका प्रोबोसिस रीजन, और वहां पे क्या होते हैं, प्रोबोसिस रीजन में नोटोकॉर्ड होता है, देखो यहाँ पे लिखा है notochord is present in the proboscis region only, hence they are called as hemichordates, and that is why so और क्या बोलते हैं, connecting link between chordates and non chordates। और hemichordata का नाम और क्या है, acron worms। I know there is a lot to remember, बार बार करोगे तो याद हो जाएगा, गारंटी। ठीक है? इसीलिए मैं आप लोग को ना कोई भी क्वेश्चन के साथ में पूरा कॉन्सेप्ट कराती हूँ, ताकि आप लोग का वो रिवाइज हो जाए कौन। ठीक है? फिर क्या बोला है, एक्सप्लेन डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो, इन्होंने क्या बोला था, एनवायरमेंट के चेंजेस के साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में चेंजेस लाएगा, वो ऑर्गेनिज्म भी एनवायरमेंट में आगे बढ़ेगा। जिसने अपने अंदर चेंजेस नहीं नहीं लाए, एनवायरमेंट उसको अपने आप ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है? एंड वन मोर थिंग, आपने देखा है कि मैं सारे आंसर्स आपके टेक्स्ट बुक से ही निकाल रही हूँ। पेपर कहाँ से आ रहा है फिर, टेक्स्ट बुक से ही आ रहा है। एक हाथ दो कोई क्वेश्चन होता है कभी बाहर से आ जाता है, अदरवाइज फुल क्वेश्चन फुल पेपर इज कमिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली, सो प्लीज डू योर टेक्स्ट बुक थॉरली। ठीक है? विल कम टू चैप्टर 1। ठीक है? Darwin's theory of natural selection. Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of those specimens, he has published the theory of natural selection, which preaches the survival of fittest। मतलब क्या, फिटिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बताता है, जो बता रहा है बार बार कि इस बुक में क्या लिखा है, जो फिट होगा इस एनवायरनमेंट के लिए वही सरवाइव करेगा। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैज पब्लिश्ड अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। आप लोग को ये बुक का नाम याद रखना है कि डार्विन ने कौन सी बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। सो while explaining the concept, Darwin says that all organisms reproduce prolifically। एक सेकेंड, बंद कर दो। आंसर में क्या लिख के आओगे, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, फ्रिकली, अरे यार my tongue keeps twisting, prolifically, फ्रिकली, प्लीज बख्शे ना मुझे इसके लिए। All the organisms compete with each other in a life threatening manner। तो वो लोग क्या करते हैं, organisms compete with each other। In this competition, only those organisms sustain which show
These modifications essential for winning the competition. So those organisms sustain which show modification essential for winning the competition. However, beside this, natural selection also plays important role because nature selects, अभी देखो यहाँ पे देखो, nature selects only those organisms which are fit to live and the rest perish. ठीक है? Sustaining and selected organisms can reproduce and thereby give rise to new species with their own specific character. उन्होंने क्या बोला कि सब ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में एकदम ज्यादा अमाउंट में रिप्रोड्यूस करते हैं उस, और वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में compete करते हैं, बिकॉज देखो रिसोर्सेस कम है, ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है, तो वो लोग क्या करेंगे, compete करेंगे उन रिसोर्सेस को लेने के लिए। इसमें जो इंसान, जो एनिमल कंपटीशन में जीतेगा, मतलब जो मेहनत करेगा और वो जो इस एनवायरमेंट को अडॉप्ट करेगा, वो आगे बढ़ेगा, और जो बाकी के लोग हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, पेरिश, मतलब खत्म हो जाएंगे। अब जो सिलेक्ट हो गए हैं, सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, इसको मार्क कर लो, selected organisms can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific characters. ठीक है? Darwin's theory of natural selection was widely accepted for long duration. However, some objections were raised against the theory. Some of the main objections are, आप लोग को ये objections भी करना है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, एक सेकेंड, राइट द demerit of Darwin theory. ठीक है? फिर नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन। देखो, सिर्फ इवोल्यूशन नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे होता है, ये कहना एकदम करेक्ट नहीं है। आगे, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड द यूजलेस मॉडिफिकेशन। उन्होंने ऐसा कुछ भी बताया नहीं कि अगर कोई यूजफुल मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और अगर कोई यूजलेस मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। And there is no explanation about the slow changes and abrupt changes. उन्होंने कुछ बताया नहीं। आपको पता है, कभी कभी कोई कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर एकदम अजीब सा चेंज आता है, ये भी क्यों आता है, इसके बारे में डार्विन ने कुछ नहीं बताया। और ये स्पीशीज इतना स्लो स्लो क्यों, अ, एक सेकेंड, इतना स्लोली क्यों चेंज हो रहा है, इसके बारे में भी डार्विन कुछ नहीं बोल पाए, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शंस उठे थे। लेकिन फिर भी डार्विन का वर्क के बारे में अभी भी बात की जाती है, इनके वर्क को अभी भी सही माना जाता है। ठीक है? आगे फिर पूछा है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द अबव डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री। दिस इज ए सिमेट्रिकल, मतलब क्या, इनकी बॉडी को आप लोग कौन से भी एक्सेस से काटोगे, आपको टू इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे। दिस इज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, एंड दिस इज बायलैटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग ने उनको सेंटर से कौन से भी डायरेक्शन में कट किया, लेकिन वो कहाँ से होना चाहिए, सेंटर से ही होना चाहिए, तो उसके इक्वल पार्ट होंगे ही, वो कौन से भी डायरेक्शन से हो सकता है, लेकिन इट शुड बी फ्रॉम दी सेंटर। आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं बोला है, आपको एक्सप्लेन करके भी आना है। ठीक है? फिर तो आप लोग खाली लिख के आ जाओगे। फिर क्या बोला है, राइट एनी, क्या, हाउ टू एक्सप्लेन। सो बायलैटरल सिमेट्री में आप लोग आपकी बॉडी को किसी भी एक एक्सिस से ही काट सकते हो, और वहां से काटने के बाद में बॉडी के दो इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सिस कितना है, एक ही है। ठीक है?
फिर लिखा है राइट एनी 6 फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ। बहुत इजी है, आप लोग के बुक में दिया है। और जहां जहां पे से क्वेश्चन आ रहा है वहां पे PYQ लिख के रखो। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, यहाँ से आप लोग कोई भी 6 पॉइंट लिख सकते हो। रेसिडेंशियल एरिया, वाटर, टॉयलेट, पॉलिटिकल कंडीशंस, प्लेग्राउंड, सोशल ट्रीटमेंट, सोशल सेफ्टी, ट्रांसफरेबिलिटी, एजुकेशन। आपके दिमाग में जो आए, जो फैक्टर आए, लिख के आ जाओ। कोई भी 6 पॉइंट रट्टा मार लो यहाँ से। ठीक है, बिकॉज देखो, इजिएस्ट वे एग्जाम में दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे लॉजिक लगाने की कोई जरूरत भी नहीं, इसको आप लोग याद रख लो एज इट इज। ठीक है। फिर क्या बोला है, अब देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। अभी ये चार्ट आप लोग को ना चैप्टर नंबर 7 में दिया है। ठीक है। और ये चार्ट आप लोग को ना ध्यान में करना ही पड़ेगा। मैं आप लोग को बता दूं कौन सा पेज नंबर है यहाँ पे। सॉरी, सर, पेज 81। देखो प्लीज, और आपका ना इस 2 बॉक्स पे, 3 बॉक्स पे, बॉक्स नंबर दिस वन, पेज नंबर 80 और पेज नंबर 81, इस 3 बॉक्सेस पे इस संडे, संडे को क्या आ रहा है, क्या डेट आ रही है संडे को, संडे को कौन सी डेट आ रही है, जो भी संडे आ रहा है इस वीक, उस संडे को आपको इस तीनों बॉक्स पे टेस्ट देना है। बिकॉज ये बॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस बार बार पूछ ही रहे हैं, तो आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा। ठीक है। और रट्टा मारना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू रिमेम्बर दिस, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है। सो आई होप आप लोग टेक्स्ट बुक खुली रखोगे, मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक लेके बैठी हूँ। Citric acid is formed to impart the acidity. Ascorbic acid is used for antioxidants and vitamins. Beta carotene is used for edible colors. Glycolipids are used for emulsifiers. Valine is used for essence and xylitol is used for artificial sweetener. ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू impart acidity, साइज छोटी कर देती हूँ मैं, छोटा क्या है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन्स। फिर यहाँ पे क्या आएगा, बीटा कैरोटीन में क्या आएगा, एडिबल कलर। देखो, बीटा कैरोटीन पता है किसके अंदर होता है, गाजर में होता है। तो ऐसे याद रखो कि गाजर कैसा होता है, एकदम रेड रेड होता है, तो क्या आप लोग लिखोगे, एडिबल कलर्स। मतलब उसके कलर कैसे होते हैं, एकदम एकदम वाइब्रेंट। सो उसे आप लोग याद रख सकते हो। एडिबल का मतलब क्या होता है, एडिबल मीन्स आप उसको खा सकते हो। ग्लाइकोलिपिड किस लिए यूज करते हैं हम लोग, इमल्सीफायर के लिए। इमल्सीफायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को थिक बनाना। Vanillin is used for essence. वनीला, ऐसे याद रखोगे आप। वनीला एसेंस सुना होगा ना, वही। एक सेकंड है। Xylitol is used for artificial sweetener. ठीक है। प्लीज डू पेज 80 एंड 81, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोला है एक्सप्लेन, मैंने आप लोग को ना एग्जाम में ना टेस्ट लेने के टाइम पे ना मैंने डाला है ये। ठीक है। एक्सप्लेन
थ्री डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या आएगा यहाँ पे? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल, आई गेस, या एनवायरमेंटल biodiversity. This is from your textbook. One second. Why doesn't this go, bhai? हम्म। यहाँ पे दिया है, देखो। जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन उनके जीन्स में क्या होता है? फर्क होता है, इसलिए क्या बोलते हैं हम लोग उसको? जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बर्ड बोलूं, बर्ड में भी क्या होते हैं? बहुत सारे स्पीशीज। अगर मैं काव बोलूं, तो कावे में क्या होते हैं? बहुत सारे स्पीशीज। तो देखो, इनन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकर इन द नेचर, दिस इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोग का एनिमल बोलूं, तो क्या एनिमल को बोलते ही क्या आपके दिमाग में खाली कोई एक ही एनिमल आता है? क्या नहीं, एनिमल के भी कितने सारे टाइप्स है। सुनो, क्या बोलेंगे? स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर आप लोगों को प्लांट बोलूं, क्या आपके यहाँ पे कोई एक प्लांट आता है? क्या नहीं, प्लांट भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्पीशीज डाइवर्सिटी। कि दो प्लांट बिलोंग तो करते हैं प्लांट वाले स्पीशी को ही, लेकिन उनमें क्या है? फर्क है, वो दोनों स्पीशीज क्या है? अलग है। मैंने यहाँ पे एक प्लांट लिया, प्लांट है, मैंने दूसरा लिया प्लांट भी। दोनों ही स्पीशी तो क्या है? प्लांट ही, दोनों प्लांट ही है, लेकिन दोनों स्पीशीज कैसी है? अलग है। ठीक है। फिर होता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल, जैसा इकोसिस्टम आप लोग को हिली एरियाज में देखने को मिलता है, क्या आप लोग को सेम इकोसिस्टम, क्या रेगिस्तान जो सैंड एरिया होते हैं, जहाँ पे सैंड वगैरह होते हैं, वहां पे देखने को मिलता है? क्या नहीं। जैसा इकोसिस्टम आप लोग को सी फेस के टाइप जहाँ पे देखने को मिलता है, क्या आप लोग को सेम इकोसिस्टम माउंटेन रीजन्स कश्मीर से देखने को मिलता है? क्या? द आंसर इज नो। दैट इज वाई इकोसिस्टम की वजह से भी हमारे हमारे ऑर्गेनिजम्स में, हमारे एनवायरनमेंट में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अलग अलग एनवायरमेंटल रीजन्स में अलग अलग टाइप के लोग, अलग टाइप के एनिमल्स, अलग टाइप के प्लांट्स, अलग टाइप का एयर एग्जिस्ट करता है, अलग टाइप की सॉइल भी होती है। राइट। तो इसीलिए ये डाइवर्सिटी को मैंने आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग को ये आंसर एज इट इज लिख के आना है। ठीक है। अपने वर्ड में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैंने बोला आप लोग वो भी लिख के आ सकते हो। ठीक है। सेकेंड, वन सेकेंड। फिर क्या बोला है? कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस इन द above figure and how many days after how many days it will repeat again. So this is menstrual cycle. It repeats in every 20 days. 20, sorry. It repeats after 20, after every 28 days. Write the name of the hormones involved in this process. देखो, estrogen, progesterone, luteinizing हार्मोन, आपको ये याद रखना है। एंड फॉलिकल एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग
हाँ, ठीक है। फिर क्या बोला आप लोग को? राइट द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। आप लोग की बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो आपको बता देती हूँ फिर से कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में कोई भी टाइप का पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के अंदर हम लोग कितनी भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है तो। ठीक है। और भी कुछ एडवांटेजेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, सिंस आप लोग को ये दोनों करना है, एडवांटेजेस भी करना है और प्रॉब्लम्स भी करना है। Since no fuel is burned in hydroelectric power generation, there is no pollution resulting from the combustion of fuel. If there is sufficient water storage in the dam, it is possible to generate electricity as and when necessary. Although water reservoirs is used for the power generation, it can be replenished during rainy season, leading to uninterrupted power generation। का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना वाटर को हम लोग भले ही यूज कर ले रहे हैं, लेकिन जब रेनी सीजन फिर से आ जाएगा, जो पानी यूज किया था वो भी हम लोगों को क्या हो जाएगा, वापस से मिल जाएगा। ठीक है। सो ऑल दीज 3 पॉइंट्स यू हैव टू राइट। और देखो, बहुत ऑब्वियस हो गया है, सिलेबस हमारा बार बार हो गया है। सो आई गेस आप लोग को समझ आ गया होगा कि आपको क्या क्या कहाँ कहाँ से क्या 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 पढ़ना है। और ये 10 पेपर सॉल्व करके आप लोग छुट्टी हो जाएगी आप लोग। मतलब से आप लोग को कुछ टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन आप लोग को ये पूरे लेक्चर्स अच्छे से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग टाइम पास कर रहे हो, लेक्चर देख रहे नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है। इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस लेक्चर, तो प्लीज इसका बेनिफिट पूरा उठाना। ठीक है। नेक्स्ट इज, देखो, ये जो है ना रिफाइन इशारा हो चुका है हमारा पहले भी, एक बार लास्ट बार करा दूं, इसके बाद अगर कोई भी पेपर में वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में कुछ भी आया, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। ठीक है। तो उनका फेवरेट टॉपिक बन गया वेस्टिजियल ऑर्गन। आपको समझ में आ गया होगा इतने पेपर से, 4 पेपर क्या है, बहुत बार पूछ लिया उन्होंने पेपर के अंदर। ठीक है। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन क्या पूछा है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कौन से वेस्टिजियल ऑर्गन है, और हमारे लिए कोई वेस्टिजियल ऑर्गन कैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल हो सकता है, आप लोग को बताना है। ठीक है। तो देखो, degenerated or underdeveloped useless organs of organism are called as vestigial organ। ऐसा ऑर्गन जो डिजेनरेट हो गया है, या ऐसा ऑर्गन जो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ है, हमारे लिए काम का नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, sudden development of new tissues or organ for living in changing environment is not possible। कोई भी नया ऑर्गन आ जाए अचानक से, फॉर एग्जाम्पल आपके बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स है, इसमें से कोई एक नया ऑर्गन ऑर्गन आ सकता है क्या, कि अभी कोई बेबी हुआ उसके बॉडी में अचानक से कोई एक नया ऑर्गन आ रहा है, ऐसा हो सकता है क्या? द आंसर इज नो। या ऐसा हो सकता है कि कोई बेबी पैदा हो रहा है, उसकी बॉडी में कोई ऑर्गन हो ही ना, और वो उस ऑर्गन की वजह से जी पाया, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं। सडनली कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म बोल रही हूँ, सडनली कोई भी ऑर्गन हमारे बॉडी में ऐड नहीं होता, और सडनली हमारे बॉडी से कोई भी ऑर्गन सब्सट्रैक्ट नहीं होता, मतलब चले नहीं जाता। ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे होता है। ठीक है। Instead, existing organs undergo gradual changes. Mostly, a specific structure in the body is useful under certain situations. However, some structures under different situations may become useless or even harmful.
Such structures began to degenerate under such situation as per the principle of natural selection. It takes thousands of years for a structure to disappear. Such organs are seen in different phase of disappearance in different animals. Such organ, though non-functional in certain organisms, it may be functional in other organisms. That is, it is not vestigial in other organisms. For example, हमारे बॉडी में जो अपेंडिक्स है वो हमारे लिए यूजलेस है, लेकिन जो र्यूमिनेंट्स होते हैं, जो गाय होती है, भैंस होते हैं, उनके बॉडी में अपेंडिक्स अभी भी काम करता है। बिकॉज अपेंडिक्स के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते थे जो प्लांट्स वगैरह, जो रॉ मीट वगैरह को प्रॉपरली डाइजेस्ट करने के लिए हेल्पफुल होते थे। देखो हम लोग अभी रॉ मीट नहीं खाते, अगर हम लोग मीट खाते भी है तो लोग उसको पका के खाते हैं, इसीलिए हमें अपेंडिक्स के एंजाइम्स की जरूरत नहीं है अभी। ठीक है। सो आप लोग का थर्ड क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा, अपेंडिक्स विच इज यूजफुल टू ह्यूमंस इज यूजफुल and fully functional in ruminants. Similarly, muscles of your pinna, which are useless to humans, are useful in monkey for movement of urine. Various vestigial organs like tailbone, wisdom teeth, and body hair are present in the body of human being. तो इसमें से कोई भी आप लोग आंसर लिख के आ सकते हो। पहला पॉइंट, पहले क्वेश्चन का आंसर ये होगा। एक सेकेंड। थर्ड का ये वाला होगा, ये वाला पॉइंट। फोर्थ का ये होगा, फोर्थ नहीं, सेकंड का ये होगा। वन सेकेंड। यस। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये, सेकंड का ये और थर्ड का ये। ठीक है। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन क्या है, डू इट योर सेल्फ, डी डू इट योर सेल्फ। ठीक है। फिर क्या बोला है, वॉट इज मेंट बाय एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे आप लोग को कोई भी एक करना है, या तो ये या तो ये। दिस टू क्वेश्चंस आर द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, एंड देन हम लोग इसके आगे का पेपर सॉल्व करेंगे कल के दिन। ठीक है। तो दिस एंटायर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिलोंग्स टू चैप्टर 10। ठीक है। सो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटीज इनटू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम लोग प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करते हैं और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम लोग पहले इसको इसको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे। और हमेशा क्लासिफाई करने के टाइम पे प्लीज मेक अ बॉक्स, ऊपर लिखो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर लिखो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको डिवाइड करो टू में और फिर पॉइंट्स लिखो। ये एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा आप लोग के लिए। ठीक है। पहले हम लोग ये क्लासिफाई करने का काम कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि नेसेसरी मटेरियल्स इन द फर्स्ट एड बॉक्स। आई डोंट थिंक दिस क्वेश्चन इज एट ऑल हार्ड फॉर यू, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो लेट्स सी, आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरिया। आप लोग खुद सोचो कि किस में जाना चाहिए ये। दिस विल गो टू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब क्या, ऐसे एरियाज जहाँ पे ज्यादा डिजास्टर्स होने की संभावनाएं होते हैं, उसको हम लोग डिजास्टर होने के बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि डिजास्टर होने से पहले करेंगे। ऑफ कोर्स डिजास्टर होने से पहले करेंगे। ठीक है। क्विक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर। मुझे बताओ आप लोग हेल्प करने कब जाते हो, जब कोई हेल्प की जरूरत होती है। तो ये कब होने वाला है, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में। फिर क्या होता है, पार्टिसिपेशन ऑफ प्रेफरेबली लोकल पीपल सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर इन अरेंजिंग द हेल्प टू विक्टिम्स। तब करते हैं हम लोग ये। दिस विल हैपन इन द पोस्ट डिजास्टर। मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ किसी को बहुत लाइक बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया है, तो जो लोग बचे हैं
वो क्या करेंगे, जो लोग जो जिनको लगी है, जो ठीक नहीं है, उनको जाके ठीक करेंगे, उनको जाके हेल्प करेंगे। ये हम लोग कब करेंगे, जब डिजास्टर हो जाता है तब करेंगे। फिर क्या बोला है, गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर अगर हो गया है, उसको मैनेज करने के लिए ट्रेनिंग हम लोग कब लेंगे, डिजास्टर होने से पहले लेंगे। दिस विल कम इन टू प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आई होप ये क्लासिफाई हो गया है। आप लोग ये करके कैसे आएंगे एग्जाम में, आप लोग मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। आप लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे एक पहले, आप लोग टेबल बनाओगे। सॉरी, ये टेढ़ा बन गया। फर्स्ट यू विल मेक अ टेबल लाइक दिस। स्ट्रेट लाइन बनी नहीं रही है। पहले आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऐसे, फिर आप लोग ऐसे एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रो डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर आगे आप लोग, सॉरी, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर आगे आप लोग पॉइंट्स डालेंगे। ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस आउट। आई होप आप लोग को प्रेजेंटेशन क्लियर हो गया रहेगा। फिर ये दोनों जो पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और नेसेसरी मटेरियल्स क्या होने चाहिए फर्स्ट एड बॉक्स में, ये हम लोग टेक्स्ट बुक से करेंगे। ठीक है, सेकेंड, आई वांट दिस टू गो इनसाइड। ठीक है, कमिंग टू चैप्टर 10। Disaster management. Disaster may be minor or major, short time or long time. It should be overcome and effective disaster management is necessary for it. देखो, आप लोग को ना ये वाला क्वेश्चन भी करके जाना है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट भी करके जाना है एग्जाम के लिए। कोई भी 3 पॉइंट कर लेना, लेकिन कर लेना। ठीक है, सो ये वाला भी बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ये वाला येलो बॉक्स। ठीक है, मैं ना आप लोग को डायरेक्ट, आप लोग के लिए डायरेक्टली ना, ये देखो ये आंसर है। Disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disaster through scientific and careful observation and analysis of data. जो डेटा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया कि कोई एक जगह है जहां पे पिछले 10 साल में 12 से 15 बार अर्थक्वेक आ चुका है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक डेटा हो गया, एक इंफॉर्मेशन हो गया। इसको हमको एनालाइज कैसे करेंगे हम लोग, हमको क्या समझ में आया इससे कि ये एरिया क्या हुआ, अर्थक्वेक प्रोन हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आते रहेंगे। तो इससे हम लोग की क्या प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसे स्टेप्स लेंगे जिससे अगर वहां पे अर्थक्वेक आया तो अर्ली रेस्क्यू कैसे करवाया जा सकता है, ये सारे हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं। ये भी किसके अंदर आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज अचीविंग और टाइम टू टाइम इम्प्रूविंग द एबिलिटी टू फेस द डिजास्टर्स। मतलब डिजास्टर को कैसे हम लोग प्रॉपरली फेस कर सकते हैं। देखो, डिजास्टर जो है कभी बता के नहीं आता है कि कब आने वाला है, हमें उसके लिए ऑलरेडी रेडी रहना पड़ता है। और उसको हम लोग कैसे फेस करेंगे, कैसे इम्प्रूव्ड वे में फेस करेंगे, इसकी जो प्लानिंग होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट। इसकी जो पूरी मैनेजमेंट होती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट through scientific and careful observations and analysis of data. So जो भी डेटा अवेलेबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारा जो साइंटिफिक, हमारे जो साइंस में इतनी सारी एडवांसमेंट हुई है, ये सारे टूल्स को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट को अचीव करेंगे, बेटर डिजास्टर मैनेजमेंट को अचीव करेंगे। ठीक है, दिस इज गोइंग टू कम इनटू योर डेफिनेशन कि disaster management is achieving or time to time improving the ability to face the disasters through scientific and careful observation and analysis of data. ठीक है, फिर क्या आएगा, आपको बताया देखो, प्री
डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जस्ट गो थ्रू और रीड, ओके। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड किट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है। बैंडेज, स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइज, वुंड गेज, ट्राइंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, इसमें से सबसे इजी वाला याद कर लो, ठीक है। नीडल याद कर लो, बैंडेड याद कर लो, सीजर याद कर लो, थर्मोमीटर याद कर लो, सोप याद कर लो, क्लोथ याद कर लो। तो इसमें से कोई भी 5-6 नाम याद कर लो, बिकॉज एग्जाम में आपको 3 ही आ जाएंगे। हम लोग लिखने के बैठो आप लोगों को बहुत कम याद आएंगे, इसीलिए 3 याद, 5-6 याद करके जाओ और आप एग्जाम में लिख के आ जाना। लास्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, कि ये प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस का क्या इंपॉर्टेंस है, और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एडिबल वैक्सीन। इट इज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एडिबल वैक्सीन। अब एडिबल वैक्सीन के क्या इंपॉर्टेंस है, एडिबल वैक्सीन, एक सेकेंड ना, आप लोग को एक बार मैं पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। और मैंने आप लोगों को बोला था इसके अंदर ना, जो लेबलिंग की ना, ये लेबलिंग कभी कभी आप लोगों को ये लेबलिंग करके भी मिलेगी नहीं है एग्जाम में, आपको लेबल करना पड़ेगा, इसलिए ये लेबलिंग भी याद कर लेना एग्जाम के लिए। चैप्टर 8 में आया ये। और वैक्सीन वाला पॉइंट वैसे भी इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन यही चैप्टर का इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। सो मैंने ना आप लोगों को ये पॉइंट बार बार करवाया है, वैक्सीन वाला और वैक्सीनेशन वाला। और आप लोगों को यहाँ पे क्या याद रखना है, वैक्सीन क्या होते हैं, वैक्सीनेशन क्या होता है, न्यू वे में कैसे वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, पुराने तरीके में कैसे वैक्सीन प्रोड्यूस होते थे, और क्या फायदे हो रहे हैं हम लोग को नए वे से प्रोड्यूस करने के, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फ्रॉम दिस रीजन। आई विल यूज द रेड स्पॉटलाइट, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसजेनिक पोटैटो, ठीक है। सो एडिबल वैक्सीन वर्क ऑन द प्रोडक्शन ऑफ edible vaccine is in process, and presently potatoes are being produced with the help of biotechnology. These potatoes are called as transgenic potatoes. These potatoes will act against bacteria like Vibrio cholerae, Escherichia coli. Consumption of these raw potatoes generates the immunity against cholera and disease caused due to E. coli. देखो क्वेश्चन क्या था, कि ये प्रोसेस क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एडिबल वैक्सीन। और क्या यूज हम लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसजेनिक पोटैटो। ये खाने से आप लोग को कॉलेरा जैसी बीमारी और ई कोलाई से होने वाली बीमारी के अगेंस्ट क्या मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी। इसमें हम लोग किसके, कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, विब्रियो कॉलरे एंड एस्चेरिचिया कोलाई। यहाँ पे अगर बोर्ड वाले चाहे तो आपको कंफ्यूज करेंगे, पहले क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस कौन से 2 बैक्टीरिया के अगेंस्ट किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, विब्रियो कॉलरे एंड एस्चेरिचिया कोलाई। और हम लोग आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कि ये जो प्रोसेस है ये हम लोग कौन से 2 डिजीज के लिए इम्यूनिटी चेक के लिए करते हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, कॉलेरा एंड इकोलाई, डिजीज कॉज ड्यू टू इकोलाई। तो मेरे 2 क्वेश्चन को समझे आप लोग, मतलब कंजम्पशन, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ दीज पोटैटोज कौन से बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम लोग को इम्यूनिटी मिल रही है, विब्रियो कॉलर एंड एस्चेरिचिया कोलाई। और कौन से 2 डिजीज के अगेंस्ट हम लोग को इम्यूनिटी मिल रही है, कॉलेरा एंड डिजीज कॉज ड्यू टू एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है नेक्स्ट, वही बोला इंपॉर्टेंस में आप लोग क्या लिखोगे, वी ऑब्टेन द इम्यूनिटी अगेंस्ट
आंसर क्या लिख के आओगे यहाँ पे? वी ऑप्टेन द इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉलेरा एंड डिजीज कॉज्ड कॉज्ड ड्यू टू इकोलाई, ड्यू टू इकोलाई। तो ये आप लोग का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग लिखना है, राइट एनी टू बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी is widely used in medical industry for the formation of vaccines, and it is also used in agricultural industry to increase the production of crops. ओके, सो विद दिस हमारा ये वाला पॉइंट कंप्लीट होता है, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। थैंक यू वेरी 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 मच, एंड प्लीज सारे लेक्चर्स देखना, रिविजन बार बार करना। इन्हीं पेपर्स पे टेस्ट होने वाला है, तो प्रिपेयर दिस पेपर्स वेरी वेरी वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच।